कोर्स में हम लोग जानते हैं कि सोशल जस्टिस का जो डेफिनेशन है वो इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल बहुत सारे पर्सपेक्टिव को छूते हुए बढ़ता है। इस बात को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि 90 में लालू यादव जिस सोशल जस्टिस को लेके सामने आते हैं, उसने एक ज़मीन तैयार कर दी अपने शासनकाल में, जिसका बेनिफिट कुछ क्लास कुछ कास्ट को हुआ। उसी के बेनिफिट को नीतीश कुमार पंचायत चुनाव में फिर आगे बढ़ाते हैं। बिहार के सोशल जस्टिस को लेके आदरी की टीस की जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि केवल पॉलिटिकल जस्टिस है। इसमें सोशल जस्टिस के जो रहनुमा कास्ट हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन और जो उस सोशल जस्टिस के दायरे में कास्ट आने चाहिए वो बस इस सोशल जस्टिस को महसूस कर रहे हैं। उससे उनका अपलिफ्टमेंट जो है उस तरीके से नहीं। मैं मुजफ्फरपुर में, ओम प्रकाश छपरा सिवान में, तुम दरभंगा में, उस पूरे फेज को हम लोगों ने होते देखा है 90 से अब तक के फेज में। तो हम पहले ओम प्रकाश से इस पे बात करेंगे और उसके बाद फिर उस पर तुम्हारा भी कमेंट लेंगे प्रश्न, कि जिस दौर में बिहार में सोशल जस्टिस इम्प्लीमेंट हो रहा था, उस दौर में हम लोग कैसे उसको महसूस कर रहे थे, कि वो कैसे ज़मीन पे उतर रहा था, वो कैसे हम लोगों को या तो प्रिविलेज दे रहा था या डिस्क्रिमिनेट भी कर रहा था। दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी। तो किस तरह का स्ट्रक्चर ओम प्रकाश तुम अपने पूरे जर्नी में 90 से अब तक का देख पाते हो सोशल जस्टिस को लेके? पीरियड था, हम स्कूल में थे। मेरे घर में भी जाहिर सी बात है कि उसका एक था कि मतलब लालू यादव पावर में आ रहे हैं, लेकिन सोशल जस्टिस टाइप का कोई इशू नहीं था, ये सुनने में नहीं आ रहा था। ये था कि अपने बिरादरी का, अपने आसपास के उसके लोग आ रहे हैं अब पावर में, जो पहले नहीं था। बस ये इसको लेकर एक खुशी की लहर थी। एक खुशी था कि नहीं, एक लालू यादव जो मतलब हमारी बात बोलते हैं। और हमारी बात किस सेंस में? कल्चरली, लैंग्वेज के सेंस में, और एक फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है ना, फेस का एक्सप्रेशन या संबोधित करने का, जो पॉलिटिशियन जो उस समय वो लालू यादव जिस तरीके से संबोधित कर रहे थे, उससे वो लग रहा था कि हमारे लोग आ रहे हैं। बस ये हमने उस पीरियड में सुना। लेकिन न्याय होगा, सोशल जस्टिस होगा, इसकी बात उस पीरियड में हुई ही नहीं। ये था कि मतलब मेरे, हम लोगों को जानने वाले, हम जिससे परिचित हैं वो लोग आ रहे हैं। लेकिन जो मेरे घर में भी जो लोग, मेरे बड़े भैया थे जो बराबर नाम लेते थे लालू यादव का, तो बस वो नाम लेते थे, बस इसी कॉन्टेक्स्ट में लेते थे। लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या नहीं होगा, इस पर कुछ बात नहीं। क्योंकि शायद मुझे लग रहा है कि ये पहला मर्तबा, दूसरा मर्तबा था, कर्पूरी ठाकुर भी इसके पहले आए थे, लेकिन मेरे घर में, मेरे आसपास उतना अपील नहीं किया था जितना लालू यादव का वो स्पीच हुआ, या फिर उनका जो लोगों के प्रति कनेक्शन जो, वो उतना अपील नहीं कर रहा। ये हमने फील किया। लेकिन मैट्रिक के बाद, मैट्रिक तक आते आते ये हमको फील नहीं हुआ कि सरकार है, और सरकार ने हमारे जैसे, जैसे हम ओबीसी से आते हैं या दलित से जो लोग आते हैं, उनके लिए कुछ अलग से कुछ कर रही है। क्योंकि हम गांव में थे, कर रही हो, लेकिन फेलोशिप मिलता था वो मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद हम जान पाए कि उस पीरियड में फेलोशिप मिलता था। बहुत सारे लोगों ने लिया, लेकिन हमारे यहाँ वो हमने सुना ही नहीं। नहीं हो पाया। नहीं। प्रसून, हम तुमको इसमें लाना चाहेंगे, क्योंकि तुम अपर कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हो और दरभंगा जो पूरा क्षेत्र है वो एक बहुत बड़ा बेल्ट जो है, कल्चरली बिहार के लिए बहुत मजबूत बेल्ट माना जाता है। तो स्कूलों में तुम कैसा महसूस कर रहे थे कि सोशल जस्टिस जैसी चीज़ जो आई है, उसको तुम कैसे ले रहे थे, और तुम्हारे आसपास जो फ्रेंड सर्किल था वो उसको कैसे देख रहा था, कि उससे वो बेनिफिशरी हो रहा है या फिर उससे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है? किस तरह का महसूस हो रहा था उस समय में? प्रशांत, ऐसा है, जिस समय ये चीजें हो रही थी, लालू यादव जिस समय आए थे, 90s का दौर शुरू हो रहा था, राजनीतिक समझदारी हम लोग की बतौर, क्योंकि हम लोग बहुत बच्चे थे और 6-7 साल 8 साल की उम्र रही होगी, तो राजनीतिक समझदारी नहीं थी। अच्छा, डिस्कोर्स जो होता है वो दो तरह का हम समझ रहे हैं कि एकेडमिक नहीं होता है, कि हर चीज की मीमांसा, हर चीज का गहराई तक समझने की कोशिश की जाती है। लेकिन एक जो
मास में डिस्कोर्स होता है, घर पे समाज में जो उसको लोग आपस में बात करते हैं, वो डिस्कोर्स जो होता है अपने सामाजिक स्तर पर ही संचालित होता है। अगर कोई जिस वर्ग और जिस वर्ण से संबंधित रहता है वो उसी तरह की बातें करता है। तो मुझे याद आता है जब लालू यादव सत्ता में आए थे और हमारे आसपास बना था कि अंधकार युग आ गया। अब और बहुत सारे गानों की पैरोडी बनी थी और हम लोग को हम लोग ऐसे बच्चे थे और वो गाने की पैरोडी फिर हम लोग आते रहते। और उस समय चौपाहा विद्यालय को लेके हम लोग को बहुत गलत गलत बातें कि ये तो अब शिक्षा का पतन हो जाएगा, इस तरह से आपको सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया बची नहीं है। हमारे आसपास जो माहौल था वो इस तरह का हम पे प्रभाव डाल रहा था कि आज अब तो दुनिया खत्म। अच्छा, ये आरक्षण क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या है, समाज में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इस तरह की कोई विचार विमर्श, कोई इस तरह की बातचीत समझ में नहीं आती थी। बस इतना ही बताया पे कुठाराघात। एक अपर कास्ट का जो वर्जन था वो सोसाइटी में एस्टेब्लिश था, से बिलोंग करते हैं और हम लोग दृष्टि एकेडमिक नहीं होती है और जब चीजों को बहुत बड़े पैमाने पे समझने की क्षमता विकसित नहीं कर पाते हैं तो जो गॉसिप्स चलते हैं हमारे समाज में, चाय पान की दुकानों पे या अपने आंगन में ही बैठ के जो बतियाते हैं, तो वही चीज क्या और है कि नहीं भाई आरक्षण तो बहुत मस्त किया, समाज अब खत्म हो जाएगा, अभी तो आया है और बढ़ जाएगा तो और खत्म हो जाएगा। और जो समाज से हैं वो उनके खिलाफ राजनीति का हिस्सा है। ये नहीं है कि एक कर उठाने का हिस्सा है, ये हमको दबाने का हिस्सा है। इस तरह पूरा मानसिक स्थिति होगी उस समय तैयार लोग थे भी नहीं जो आगे समझाते कि चीजें दरअसल क्या है और किस प्रक्रिया में की जाती है और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है। अच्छा, उसके भ्रष्टाचार वाली बात लालू यादव की निकल के आए, चारा घोटाला वगैरह, तो ऐसा लगा कि भाई दो राक्षस ही है, एक पहले अत्याचार किया, अब इसका भ्रष्टाचार के रूप में मामला सामने निकल के आया है। तो हम लोग बहुत छोटे थे और छोटपन में ही बहुत निगेटिव एक छवि बन गई और लालू यादव और उसकी पार्टी ये अनुभव था कि लालू जिस टाइम पे बिहार में आए उसके कुछ साल के बाद मेरा जिला स्कूल में एडमिशन हुआ, जो हम एंट्रेंस के थ्रू गए। तो एडमिशन में कई सारे बच्चे थे, डिफरेंट समाज के लोग थे। क्लास में ये बात होती थी, टीचर पूछते थे कि तुम्हारा नाम ये हुआ, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या हुआ, अच्छा तुमको फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप का जो ओपी भी बता रहे थे कि स्कूलों में मिलता था, तो हमको उतना समझ में नहीं आता था कि भाई किस चीज़ का पैसा मिलेगा, पर कुछ लोगों को उस क्लास में बेनिफिट मिलता था। उस समय में मेरे घर में एक घटना ये घटी कि मेरे कज़न का जो है MIT में सिलेक्शन हुआ था, पर रिजर्वेशन लग जाने के कारण उनको एडमिशन नहीं मिल पाया। एक किसी शेड्यूल कास्ट या OBC को रिजर्वेशन के बेनिफिट से उनको मुजफ्फरपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मुजफ्फरपुर MIT की बात कर रहे हैं। तो एक वर्जन उस समय में हम लोग के दिमाग में ये बना कि ये जो सुशासन तब सामाजिक न्याय के नाम पे आरक्षण को लाया गया है, इससे हम लोगों की अपॉर्चुनिटी किल होगी। ठीक है, ये घर के डायमेंशन में ये बातचीत होती थी, लेकिन हम सोशल डायमेंशन में जिसके यहाँ सामान लेने जाते थे, जिस किराना के दुकान पे, वो OBC कम्युनिटी का था और वो बड़े फेवर में बात करता था कि आरक्षण लागू कर जाने से हम लोगों को कितना बेनिफिट हुआ है, हम कितने अपलिफ्ट हुए हैं, हमारे जातीय जो एक प्राउड होता है वो हमको किस तरीके से फील हो रहा है। यहाँ पे पहले जो विधायक थे वो किस तरह की दादागिरी करते थे, उनकी दादागिरी अब कम हो गई है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि वो अब यहाँ नहीं जीतने वाले हैं। क्योंकि उसी समय मुजफ्फरपुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी लालू यादव सपोर्टर लोग काफ़ी पैमाने पे भरे गए और उनका वो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग ऑफिस में जिस तरीके से चीज़ों को करते थे, जो अपना एक जातीय वर्चस्व को लेके आते थे, उसको लेके बाकी लोगों में एक बड़ा ये था और वो कास्ट के प्राउड को
उस तरीके से अपर कास्ट के लोग जो महसूस नहीं कर रहे थे, एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो उनके अंदर एक गुस्सा था। उनके अंदर ये गुस्सा था कि अब जो है मतलब 16 सल्कन लोग जो है गद्दी पे बैठ गया है, तो अब हम लोग को बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोगों का पावर जो चला गया है, तो इन लोगों को बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। और मुझे याद है कि हम उस समय चौक पे गए थे समोसे लाने के लिए, और जिस समय ये आरक्षण लागू हुआ था, बीपी सिंह ने इसको रिकमेंड किया था और लागू हो गया था, तो लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया था। जिस कास्ट को उसका सचमुच बेनिफिट मिलने वाला था, लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया था 2 गो चौकी लगा के, और बाकायदा एक पॉलिटिकल मैसेज लिखा गया था कि अब हमारी हिस्सेदारी होगी और हमको उसका फ़ायदा होगा। तो मुजफ्फरपुर शहर में हम ये दोनों चीज़ देख रहे थे। अपने घर में जो हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन से फील कर रहे हैं, समाज में जो लोग हैं उसे जो, और हम बड़े कंफ्यूज थे कि भाई ये हुआ क्या है, इससे हमको किस तरह से लॉस है, उनको किस तरीके से फ़ायदा है। इतनी समझदारी स्कूल में या ग्रेजुएशन तक तो हमारी नहीं थी। मैंने पहली बार इसको कब फील किया, कास्ट नाम की चीज़ को, ये तुम लोगों का अपना अपना भी अनुभव होगा। ग्रेजुएशन करने के बाद जब नियोजन कार्यालय में अपना हम लोग नाम लिखाने गए थे, तो मेरे साथ अपर कास्ट के भी 2 लड़के थे, ओबीसी के भी लड़के थे और दलित भी लड़के थे। तो वहाँ पे अपने हाथ से एप्लीकेशन लिख के हमको देना था। तो हम अपना साधारण एप्लीकेशन लिख के दिए, उसने सबों का एप्लीकेशन खारिज कर दिया, और मेरा एप्लीकेशन इसीलिए वहाँ सबमिट कर दिया कि लाला का लड़का ना है, ये गलत कर ही नहीं सकता है, जबकि हमको पता था कि हम उस एप्लीकेशन में गलती किए। तो पहली बार कास्ट कैसी चीज़ें प्रैक्टिस में काम करती हैं और वो कैसे मोरल पे हावी होती हैं, उस चीज़ को हम वहाँ महसूस किए। और जो मेरे साथ ओबीसी और दलित लड़के गए थे, उनके अंदर थोड़ा सा एक ये आ गया कि हम लोग सामान्य एक तरह से पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न हम लोग कॉमर्स से सबको एक साथ हुए हैं, और इसको कास्ट को लेके ऐसा क्यों किया, कहा इसने, ठीक है। जबकि वो कर्मचारी भी जो था वो भी खुद भी ओबीसी या दलित समाज से था, ठीक है। यानी कि जो एक कास्ट को लेकर जो चीज़ें सोसाइटी में एस्टेब्लिश्ड हैं, वो सोशल जस्टिस आ जाने के बाद भी लोगों के दिमाग पे हावी था। आप उनको भले उसका बेनिफिट मिल रहा था, लेकिन वो इस चीज़ को भी स्वीकार कर रहे थे कि अपर कास्ट के लोगों के पास एक खास तरह का यूएसपी है, जिसके कारण इन लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, ठीक है, और वो रिकॉग्नाइज करते भी थे, ठीक है। तो ये मेरा एक अनुभव ग्रेजुएशन टाइम तक था, ठीक है। हम लोग को याद है कि जब हम लोग वर्धा में आए थे, तो हम लोग हमेशा एक हॉस्टल में डिबेट करते थे, और डिबेट में हम लोग डिस्कशंस करते थे कि किस उस समय के जो टॉपिक्स होते थे। पहली बार हम लोगों ने आरक्षण पे बहस की थी, जो हम लोग का बहुत ही विस्फोटक बहस हुआ था, और उस विस्फोटक बहस में मारा पीटी भी हम लोग एक दूसरे के साथ किए भी थे। लेकिन उसने मेरी बहुत सारी मान्यताओं को बदला, उसने बहुत सारी चीज़ों को बदला। उस समय का पेपर का जो रिपोर्टिंग था, उसके बाद हमने किताबें वगैरह देखनी शुरू की, तो फिर मैंने महसूस किया कि इस चीज़ की ज़रूरत सोसाइटी को कितनी अधिक है, और ये किस तरीके से चलता है, ये सोसाइटी का चक्का किस तरीके से चलता है, और उसमें वहाँ पे ये चीज़ें कैसे, ये जो रिफॉर्म्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, और उसका बेनिफिट किस तरीके से लोगों को मिलता है। तो ये मेरा एक अनुभव था। जब वर्धा पहुँचने के बाद हम सचमुच सोशल जस्टिस जैसे चीज़ों को समझ पाए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हम थोड़ा सा पहले प्रसून को लाएंगे कि तुमने कब जो कास्ट का जो गौरव प्राउड होता है, उसको कैसे फील किया अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में, वर्धा पहुंचने तक या वर्धा के बाद, और उस पूरे फ्रेम में सोशल जस्टिस का बेनिफिट जिन लोगों को हो रहा था, उसको तुम कैसे देख रहे थे कि असल में जिनके पास सोशल जस्टिस का बेनिफिट पहुंचना चाहिए, उन तक पहुंचा था या नहीं पहुंच पा रहा था, ये भी एक डिबेट है। तो उसको तुम कैसे देखते हो? वर्धा पहुंचने पहले तक पॉलिटिकल समझदारी में विकसित नहीं थी। मैं मतलब हमको लगता था कि विकसित है, लेकिन थी नहीं। और जो मेरे कमेंट ज्यादा होते थे वो रिएक्शनरी होते थे, जो सुनी हुई बातें होती थी उनपे जो एक
होती थी अपर कास्ट की, वो आम भावना मेरे अंदर थी जो कि हमारे आसपास से हमको मिल रही थी, और उसी तरह एक्सटर्नली जवाबें मेरी होती थी, तो उस तरह की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी। वर्धा आने से पहले से, लेकिन एक चीज महसूस किया था मैंने कि जब भी मैंने सिर्फ नाम ही नहीं काफी है, नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जिस तरह से बात करते हैं, आपका रूप रंग जिस तरह से, आप जिस तरह से पेश आते हैं, कहाँ झुकना है और कहाँ नहीं झुकना है तय होता है, जहाँ पे आप बिना बताए अपना कास्ट परिचय दे देते हैं, मिल जाता है। ये चीज हमको वर्धा आने से पहले चल गया था, क्योंकि हम लोग को पहले देखिए नाम में, अगर नाम से तुमको इस बात का एहसास हो गया कि सामने वाला ब्राह्मण है, तो तुमको पाँव छूना चाहिए, ये तुम्हारे संस्कार का परिचायक है। ये शिक्षा हम लोग को मिली हुई थी, और वैसी स्थिति में पाँव छूना तो भले किया, लेकिन बातचीत में एक बन जाता था वर्धा आने से पहले तो, कि भाई एक बॉडी लैंग्वेज अलग रहता था, बातचीत की भाषा एक अलग रहती थी, एक पूरे तरीका होता था वो अलग। जब वर्धा आए वो भी कंटिन्यू हुआ, और जैसे वर्धा कंटिन्यू आए थे, और हम लोग याद है और ये उस समय जो शुरुआती 3-4 महीने थे, वो मैं उसकी सामंती पूरा मूल्यबोध के साथ ही रहा, और धीरे धीरे सामने कुछ प्रश्न है जिसने जैसे कि उस समय जिस हम लोग वहाँ थे शुरुआती दौर में, तो मुझे याद है कि आप मेरे ही कास्ट के थे, जाति सिर्फ सवर्ण नहीं थे, मेरे कास्ट के थे। हर पद पे जो बैठा था व्यक्ति वो मेरे कास्ट का था, मैंने हर बारे पढ़ा। तो पहले एक दो, लेकिन बाद में ये फायदा हमको छलने भी होगा, क्योंकि जो जिनको हम मित्र समझ रहे थे तो उनको ये फायदा नहीं क्यों, और तब जो ये में आया कि आप एक तरह का रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं जो कि अकथित है। हम एंटी रिजर्वेशन रहा शुरू से, हमको बुरा लगता था रिजर्वेशन, और अब लगा कि हम रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं। तो ये जो हुआ कि यार हम शुरू से रिजर्वेशन क्या करते हैं, और एक खास रिजर्वेशन को हम एंजॉय कर, तब हम पढ़ना सीखना जानने की चेष्टा में रही। तो इतिहास लड़ाइयाँ हुई, फिर कि भाई न्याय क्या होता है, जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस क्या है, समानता क्या है, ये सारी चीजें सिविक्स में पढ़ते हैं, सोशल साइंस में पढ़ते हैं, लेकिन जीवन में समझने की तब तक काम नहीं आता। ट्रांसफॉर्मेशन अपना हुआ, और पहला साल था आपको जिसमें हम लोग कुछ है, फिर संगोष्ठियां हुई, फिर लोग उस तरह के हर तरीके से आते, उसमें गांधीवादी भी थे, उसमें वामपंथी भी थे, उसमें पिछड़े भी थे, उसमें दलित भी थे, आदिवासी भी थे। तो एक अच्छा केमिस्ट्री हम लोग का बन गया था, और हमको लगता है जो 17 साइज आया होगा जो एक दूसरे को लगातार बाधित करता। हम वामपंथ को भी समझ रहे थे, दक्षिण पंथ को भी समझ रहे थे, अम्बेडकरवाद को भी समझ रहे थे, और हम संघ क्या होता है, संघ की क्या मानसिकता है उसको भी समझ रहे थे। तो विश्वविद्यालय देन था कि हम लोग उसकी मानसिकता को समझ पाए। फिर सोशल पॉलिटिकल पावर गेन करने का तरीका लाइफ और सोसाइटी, और ये डेवलप होगा जब तक व्यक्ति के स्तर पे आप उस नहीं फैलाएंगे। ये आरक्षण से नहीं होगा, आरक्षण फायदा रिप्रेजेंटेशन, लेकिन मनस्थिति के आधार पर चेंज करने के लिए आपको जागृति फैलाने के लिए कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके, जिस तरह का हम लोग बातचीत करके कर रहे हैं, तो लंबा डिस्कशन लंबा। लेकिन अगर समाज जस्टिस की तरफ आगे बढ़ता है और एक जस्टिस स्थिति होती है,
तो अपने आप स्वतः और अपने असंगत होता जाए और समाज जैसी में चीजों को पॉलिटिकल इस्तेमाल से वो सामने आया, उसका लोगों ने बेनिफिट लिया, लेकिन सोशल जस्टिस क्या है इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन संस्थाओं को काम करना था, जिन लोगों को काम करना था, हम लोगों के समय में, स्कूल के समय में या कॉलेज के समय में, उन लोगों ने उस तरीके से हम लोगों को टीच नहीं किया कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तुमने भी वर्धा में हम लोग के साथ एक, तुम हमेशा हम लोगों से एलिनेट भी रहते थे, तुम्हारा एक अलग डायमेंशन भी था चीज़ों को देखने समझने का। तुम कैसे, तुमने पहली बार महसूस किया कि तुम्हारे आसपास जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो वर्धा हो या वर्धा से दिल्ली आने तक के सफ़र में हो, कि ये चीज़ें जो हो रही हैं इसके 2-3 डायनामिक्स हैं, लोग बस एक ही डायनामिक्स को समझ रहे हैं और वो डिस्क्रिमिनेशन के डायनामिक्स को अधिक समझ रहे हैं। इसके अच्छे पहलुओं को लोग कम समझ पा रहे हैं, क्योंकि तुम भी सोशल जस्टिस के पूरे फॉर्म को वर्धा में ही, और उसका जो पूरा प्रोस्पेक्टिव था, जिस तरह का ही प्रोस्पेक्टिव था, वर्धा में ही समझ पा रहे होगे कि इससे डिस्क्रिमिनेशन कैसे फैल रहा है, इससे बेनिफिट किस लोगों को मिल रहा है, और उसमें हम कहीं नहीं, मतलब तुम उसमें कहीं नहीं आ पा रहे थे। तो तुम उस पूरे जर्नी को कैसे देख रहे थे वहां पे? अच्छा, शुरू अगर करें घर से, मतलब स्कूल में पढ़ रहे थे, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ रहे थे तो वो हमको ट्रेनिंग था उस पीरियड में, हम वो उस पीरियड ने हमको ट्रेंड किया था कि कैसे अपर कास्ट के लोगों को देखना है और किस तरीके से अपर कास्ट व्यवहार करता है, किस तरीके से बात करता है। ये पूरा एक हमको ट्रेनिंग था, क्योंकि घर में तुम जानते हो, गांव में हम हैं, गांव में तुम देखोगे डायरेक्ट फाइट मिलेगा तुम, अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट। तो घर में, मेरे घर में ये था ट्रेनिंग कि भूमिहार है तो ये कैसे व्यवहार करता है, लाला है तो ये कैसे व्यवहार करता है, ब्राह्मण है तो ये कैसे व्यवहार, ये मतलब वो समझो कि जितना हो सकता है, जो जितना यूनिवर्सिटी में हमको ट्रेनिंग नहीं मिला उतना उसको घर में हमको ऑलरेडी मिला हुआ। वो किस तरीके से, जैसे फोक कल्चर के थ्रू या बातचीत में, जैसे घर में महिलाएं बात करती है तो वो बोलती कि अरे भूमिहार से दोस्ती मत करना, वो बहुत गेहूं सांप होता है, कब कब कैसे, वो इस तरीके से हमको एक मानसिकता था मेरे अंदर कि या फिर बहुत मुलायम बात करता है, कुछ कह दोगे तो वो घूम के चला जाएगा, लेकिन अंदर अंदर वो दिमाग में चलते। तो ये एक मेरा एक पूरा पैकेज था, पैकेज लेके हम आए थे। हाँ, उसके पहले जब देखोगे, वर्धा आने के पहले हम छपरा में थे, तो छपरा में मेरा एक दोस्त था, वो राजपूत था, बाई कास्ट राजपूत था, वो लैंडलॉर्ड था। तो वो पूरा जो हमको घर से जो ट्रेनिंग मिला था, वो पूरा फ्रेमवर्क उसके भाई, जो मेरा दोस्त था उसका भाई में एकदम पूरा फिट बैठता। उसका भाई एकदम पूरा उसी तरीके से व्यवहार करता था बातचीत में, जैसे गांव में एक अपर कास्ट किस तरीके से दलित ओबीसी के साथ व्यवहार करता है, बच्चों के साथ, जो खेलने वाले बच्चे जैसे नहीं बोलते हैं कि आओ, है ना, बहुत उसमें। तो ये सब हम, चूंकि मेरा आर्ट रहा है शुरू से रहा, तो वो थोड़ा सा हम उसको फील करते रहे। छपरा में आए तो ये देखे हम उसके भाई का एटीट्यूड सेम वैसे ही, तो हमने छपरा में उसका विरोध किया, काफी विरोध किया। तो उसमें क्या था कि हमको एक सपोर्ट उसके फादर के तरफ से मिला और उसके एक भाई के तरफ से। फादर और भाई ने काफी हमको सपोर्ट किया, इवन हमको हॉस्टल में फ्री में रखा। तो वो जो डिसबैलेंस मेरा परसेप्शन था, थोड़ा सा बैलेंस आया कि कुछ लोग जब वर्धा में आए तो कुछ एटीट्यूड हमको दिखना शुरू किया वहाँ, क्योंकि वहां तुम देखना कि जब मेरा एडमिशन हुआ था तो हम वेटिंग लिस्ट में थे। अब वेटिंग लिस्ट में थे तो मतलब ये एक मेरे दिमाग में था ही कि हम वेटिंग लिस्ट में है, ये है, पढ़ने में वीक है, चाहे जो भी। तो मेरा एक परसेप्शन ये भी, और उस हिसाब से भी हम देखते थे कि हम अगर सबसे लोएस्ट में है तो मेरे बारे में सामने वाला कैसे सोचता है, मेरे बारे में वो कैसे सोचता है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे हमको परसीव कर रहा है। तो इस पूरे ये पूरा बैकग्राउंड था जिसके
थ्रू हम वर्धा में लोगों से, तुमसे, प्रसून से, या फिर जितने सारे लोग थे उनके साथ हम इंटरेक्ट, लेकिन ये था कि मतलब ये पूरी तरह से यही चलने वाला नहीं, ये बदल भी सकता है, बदलता भी है, क्योंकि हमने छपरा में ये देखा था, परसेप्शन बदला था मेरे साथ। और यहाँ जेएनयू में आने के बाद जेएनयू में डिस्क्रिमिनेशन हमने फील किया, लेकिन यहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमने कम फील किया। दो तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, एक इलिटिस्ट जो यहाँ है इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश हिंदी को लेकर, इस तरीके का एक डिस्क्रिमिनेशन था। दूसरा एक हिंदी पट्टी वाला, जैसे बिहार से हम आते हैं, बिहार में उस तरीके से प्रोग्रेसिव थिंकिंग वहाँ बिहार का आदमी नहीं कर पाएगा क्योंकि इंग्लिश नहीं जानता। ये दो चीजें थी। लेकिन इंग्लिश वाले, हिंदी इंग्लिश को लेकर तो हमने काफी लंबा संघर्ष किया, तो इसको ये हमने जेल में फील किया। दूसरा ये था कि वर्धा से यहाँ आए तो वर्धा में बहुत कुछ मेरा ट्रेनिंग हो चुका था, डिस्क्रिमिनेशन किस तरह है, किस तरीके से उसको वो करना है, तो ये यहाँ आके थोड़ा सा सहूलियत हुआ। लेकिन हिंदी इंग्लिश और बिहार को लेकर ये डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट को लेकर हमने कम कि सोशल जस्टिस का जब पूरा एक 3-4 डेकेड बिहार में बीत चुका है और अभी वहां पे वो सिर्फ एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन के रह गया है, और उस पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट का बेनिफिट भी जो है एक खास सेट ऑफ सोसाइटी को हुआ है, वहां तक वो नहीं पहुंच पा रहा है जहां तक पहुंचना चाहिए। और ना ही सोशल जस्टिस को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी के बीच में, जो नासमझी है, ना ही उसको कम करने की कोई कोशिश हो रही है। उसको तुम कैसे देखते हो और उसमें क्या क्या करने की जरूरत है जिससे ये इसके कॉन्सेप्ट को लोग ढंग से समझ सकें? प्रशांत, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा कि सोशल जस्टिस या जेंडर जस्टिस या किसी भी तरह का जनरलाइज्ड सेक्शन के लिए जो जस्टिस का प्रावधान है वो है क्या? जस्टिस के लिए जब हम बात करते हैं, उसके लिए संघर्ष की बात करते हैं, तो बेसिकली हम अपने अंदर के वैल्यू को या लोगों के अंदर वैल्यू को डेवलप करने की बात करते हैं। और इसका दूसरा डायमेंशन ये है कि हम पावर में रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। ठीक है, दो चीज है, एक है इंटरनल, आप जैसे एक चीज हमने गौर किया है, अगर पर्सनली अगर ना अपने ऊपर ले, ओम जब तक कहीं ना कहीं अपने हीन भाव में थे तो वो संघर्ष कर रहे थे, और वर्धा में जब उनका अपने का ही अपना हीन खत्म हुआ तो वो एक अलग तरह अंदर का जो हीन होता है, जो व्यक्ति अपने अंदर पहुंचता है, उसके अंदर हीनता का बोध है, उसको जो बाहर से नहीं हो अंदर से फोर्स किया हुआ है, उसको हटाना जरूरी है सबसे पहले। दूसरी बात, समाज के दूसरे सेक्शन के अंदर अहम कि हम महान है, महानता बोध है, उसको उस महानता बोध को बनाने की जरूरत है। तो एक इंटरनल काम है व्यक्ति के कॉन्फाइंस के अंदर कि वो किसी भी तरह, चाहे वो हीनता वाले जस्ट हो चाहे महानता वाले जस्ट हो, दोनों से वो संघर्ष इजाद है। जब ये चीज वैल्यू करेगा तो ही दूरगामी असर होगा। अगर एक व्यक्ति का होगा तो उसके इसका प्रभाव पड़ेगा। एजुकेशन और कम्युनिकेशन के जो अलग अलग मॉड्यूल है उनके थ्रू ये चीज हो सकता है। और दूसरा चीज है जो पॉलिटिकल, इसका पॉलिटिकल एक नेचर, तो पॉलिटिकल नेचर में संघर्ष विचार की मत भिन्नता इस तरह की है कि जब जस्टिस की बात होती है, चाहे वो जेंडर के संदर्भ में हो, चाहे सोसाइटी के संदर्भ में हो, के संदर्भ में, तो एक बराबरी की बात पर सत्ता छीनने की बात कहीं कहीं आ जाती है। ये एक सोच का एक दोष है। अगर व्यक्ति कोई आदमी अगर रिएक्शनरी ना बदला लेने की और वो इनजस्ट वाले माहौल, जस्ट वाले माहौल को लाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो करना होगा हम तो एक समाज कर सकता है जहाँ पे जस्टिस है वो टूल्स
पॉलिटिकल पावर स्नैच जो कि अभी पॉलिटिक्स में हो रहा है, वो टूल्स हो जाएंगे ऐसे कि वो समाज को आगे सही होना चाहिए। जैसे कि जो नियमन को लागू करने की स्थिति हो सकती और गौर करने वाली बात है, नेतृत्व में ज्यादातर लोग जो है वो पिछड़े वर्ग का है। पिछड़े वर्ग के जो है, चाहे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, बिहार का नेतृत्व हो या बिहार में विपक्ष ही हो, वो पिछड़े समाज से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि जो लोग सत्ता में आए वो पिछड़े होते हुए उन्होंने दलित पर अत्याचार किया। इसकी कहानियां हैं पिछले 20-25 साल में दलित अत्याचारों की जितनी घटनाएं हैं उसमें ज्यादातर में पिछड़े। तो ये क्यों हुआ? अपने जिस अनजस्ट के पिछड़ों को सबसे बुलाया, उसी से अत्याचार का कारण दूसरे समाज के दूसरे वर्ग पे, जो कि उनकी नहीं हुआ। तो हम अपनी भागीदारी को लेना चाह रहे थे और जब वो भागीदारी सुनिश्चित करके तो वो समाज में नए ब्राह्मण बन गए, नए राजपूत बन गए। आज के डेट में जो सत्ता के में काबिज लोग हैं उनका पूरा का पूरा वर्ग चरित्र जो है या वर्ग चरित्र जो है, दो चरित्र वो सब। तो जब तक आंतरिक परिवर्तन किसी नहीं होगा तो जितने भी सामाजिक परिवर्तन के सूत्र है वो उनका गलत इस्तेमाल और समाज के बेहतरी में नहीं होगा तो सब पावर शेयरिंग। और इसको कैसे करने है ये एक लंबा बात है और हमें बातचीत करना है। इस बातचीत को एक पत्रिका के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, नाटक के माध्यम से अगर पहुंचाया जाए कि समाज में और देवासी अलग सबकी हो सकती है, अलग अलग है, लेकिन तीनों की ताकतें अगर मिल जाए तभी देश ये कंसेप्ट जब आदमी समझ लेगा तो से इस बात को स्वीकार करते अंदर तो ही सामाजिक परिवर्तन का सही रास्ता होगा। अच्छा ओपी, इस डिबेट में हम तुमको आगे इस तरीके से शामिल करेंगे कि 90 के बाद से एक लंबा समय गुजरा है, एक पूरी पीढ़ी जो है पढ़ लिख के सामने आई है जो कि उस आरक्षण के बेनिफिट लेके सामने आई है। उसमें एक बड़ा सेक्शन हो सकता है कॉर्पोरेट के तरफ मूव किया हो, लेकिन एक बड़ा सेक्शन जो है सोसाइटी की तरफ भी गया है, सोसाइटी के साथ भी काम कर रहा है और वो इस डायनामिक्स को समझ रहा है कि ये जो सोशल जस्टिस है वो कैसे एक जगह जाके चॉक्ट करके आया है और उसका केवल पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और इस पॉलिटिकल इस्तेमाल को का जो चॉक्ट है इसको खोलने की जरूरत है ताकि वो जो पानी का बहाव जो रुका हुआ है वो पैरेलल तरीके से बह सके। तो इसमें जो सेकंड जनरेशन बेनिफिटेड लोग हैं जो एजुकेटेड होकर सोसाइटी के बीच में जा रहे हैं, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि पंचायतों में लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इस इलेक्शन में भी कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग भी हैं और उनकी एक समझदारी भी कास्ट को लेके, क्लास को लेके अच्छी खासी है। तो तुम कैसे देखते हो कि उस पॉलिटिकल टेंशन में पावर का जो एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस है उसमें चीजों को सही तरीके से सिचुएट करना कितना प्रॉब्लमेटिक है और क्या उसके चैलेंजेस हैं? देखो, अगर हम अपने आप को ओबीसी मानते हुए बात करें तो पहले ये समझना होगा कि 90 में ही क्यों आता है ओबीसी मंडल कमीशन। उसके पहले भी 2-3 आया है, ये क्यों आता है? तो अगर तुम फ्रीडम के पहले चलो तो ये ओबीसी का जो सोशल जस्टिस का जो मूवमेंट है 1930 से शुरू होता है। अब तुम उस पीरियड में तुम देखोगे कि त्रिवेणी संघ एक बना था बिहार में, बहुत फेमस है, उसके लोगों ने काम किया नहीं है, त्रिवेणी संघ बना था। तो त्रिवेणी संघ का लड़ाई तुम देखोगे तो दोनों बैटल पे थे,
कल्चरल त्रिवेणी संघ बनता है, फिर बाद में काका कालेकर कमेटी बनती है, काका कालेकर वो फ्रीडम इंदिरा के बाद गांधी बस्ते में डाल देती हैं और उसको फिर वीपी सिंह जो है ट्रम्प कार्ड की तरह सामने लाते हैं। ये सब तो सामने आया है उसमें। हाँ, तो कहने का मतलब कि जब फ्रीडम के पहले जो भी स्ट्रगल्स हुए सोशल जस्टिस का, उसमें तुम देखना कि दोनों चीजें थी, पॉलिटिकल और कल्चरल। चूंकि त्रिवेणी संघ अपना पत्रिका, मैगजीन, कहानी वगैरह ये सारा पब्लिश करता था, लाता था। हुआ क्या कि तुम देखोगे कि जैसे फ्रीडम हुई उसके बाद इसमें ब्रेक हुआ, इस मूवमेंट में ब्रेक हुआ। आप ब्रेक होने के बाद हुआ क्या कि जिस तरीके से हम लोगों के समय में सोशल जस्टिस को समझाने वाली जो इंस्टीट्यूशन थी वो फेलियर रही, वो अभी भी उस तरीके से फेलियर ही नहीं रही, वो कल्चर में जो मौजूद चीजें हैं जिससे सोशल जस्टिस जैसी चीजों को सोसाइटी में स्प्रेड किया जा सकता है, उस पर भी उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वो बस उसको एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस की चीजों को समझते रहे। वही चीज अभी भी है। अभी का जो सोशल जस्टिस का नारा है वो भी लगभग जो है एक पॉलिटिकल टूल के रूप में ही काम कर रहा है, जिसका मतलब एक होता है ना कि आप लाइट कहीं से आ रहा है, आप उसको रोकेंगे तब भी थोड़ी बहुत रोशनी निकलेगी। उस रोशनी के बेनिफिट से ही अन क्लास के लोग भी अपने को फील करते हैं कि हमको रोशनी मिल रही है, लेकिन वो प्राउडनेस जो है ना ही उनको इकोनॉमिक रूप से एस्टेब्लिश कर रहा है, ना ही इकोनॉमी डेवलप कर रहा है, ना ही सोशल रूप से उनको वो जगह दे पा रहा है जिसको जो सही में सोशल जस्टिस के डिफिनेशंस में शामिल होता है। अभी भी वो एक पॉलिटिकल टूल के रूप में है और उस पॉलिटिकल टूल को सोशल टूल बनाने की सबसे अधिक जरूरत है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये, इसमें इस बात में हम तुमको प्रसून को भी शामिल करेंगे। समस्या ये है कि जिसके साथ इसके कल्चरल और सोशल टूल पे तुम डिस्कस करने के लिए जब उतरोगे तो वो इसको मानने को तैयार नहीं है। वो पॉलिटिकल एप्लीटमेंट से इतना अधिक मतलब खुश हैं या इतना अधिक उसको सेलिब्रेट करते हैं कि मेरी जाति का लोग वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, भले वो मेरे अपने कास्ट विशेष का नहीं हो, लेकिन हमारे समाज का कोई वहां बैठा हुआ है, वो इससे इतने खुश है कि वो इस सोशल चीजों को या इकोनॉमिकल चीजों को काउंट ही नहीं कर रहे हैं कि अच्छा, इसमें एक चीज प्रशांत, एक चीज हम बात कहना चाहेंगे कि याद करना, जब मैट्रिक के स्कूल में थे तब बहुत सारा, जैसे भिखारी ठाकुर का नाच बहुत फेमस था। उसमें तुम देखना कि जो प्रॉब्लम को एड्रेस भिखारी ठाकुर अपने समय में कर रहे हैं बिल्कुल वो क्या था। दूसरी बात कि तुम सुल्ताना डाकू का जो नाच था, बिल्कुल दोनों देखा है मैंने, दोनों देखा। ये सारा तुम देखोगे तो वो सोशल जस्टिस के मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री आया, बॉलीवुड हुआ या फिर इस तरीके से जो मतलब इसको गवर्नमेंट ने जानबूझ के प्रमोट किया। अब जैसे प्रमोट किया, भोजपुरी में बहुत सारा ये अनर्गल गाने आना शुरू किया, उस मूवमेंट को इसने पूरी तरह से क्रश किया। क्रश करने के कारण ये हुआ है कि न तो अपर कास्ट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और न ही लोअर कास्ट एक्सेप्ट करने के तैयार है। वो जो एक्सेप्ट करता था वो मर गया। वो नया जनरेशन जो आया है पूरी तरह से वो मतलब ब्लैंक है, उसके पास कोई कल्चरल बैकग्राउंड है ही नहीं उस सोशल जस्टिस का, उसको सीधा कास्ट दिखता है। तो ये मतलब इसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल है, जिसने पूरे उस प्रोसेस को, जो कल्चरल जो मूवमेंट था, उस प्रोसेस को उसने ब्रेक किया, डिफरेंट तरीके से ब्रेक किया। मुझे नहीं पता प्रसून, तुमने भिखारी ठाकुर का बलचनवा ये सब देखा है कि नहीं? तुम्हारे जाने के बाद जेएनयू में 2 प्रोग्राम विदेशिया देखा है। उनके 3-4 नाटक हैं और सुल्ताना डाकू के भी जो नाटक का जो अपना ये है, सुल्ताना डाकू के कल्चरल सॉन्ग्स बहुत ये हैं। उनमें ये चीज़ें काफ़ी एक्सप्रेड होती हैं कि वो लोग, अब जैसे मैंने कहीं पढ़ा कि गोपालगंज में एक रीजनल फोक सिंगर हुआ करते थे जो लोहिया के सोशोलॉजिकल थॉट को अपने गानों में बताया करते थे, ठीक है,
और उनका जो है किलिंग कर दिया गया, क्योंकि वो जिस चीज़ को एस्टेब्लिश करने की उस समय कोशिश कर रहे थे वो उस समय के सोशल जस्टिस में फिट नहीं हो रहा था। जैसे हम लोग आंध्रा में दद्दन का देखते हैं कि वो जहाँ खड़ा होता था तो एक बड़ी भीड़ जो है क्लाइमेट का खड़ा कर लेता था, वैसा ही उनका भी था वहाँ पे कि वो नेताओं को मात दे देते थे अपने फोक सॉन्ग में और लोगों के बीच में सही चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते थे, जो कि पॉलिटिकल प्रैक्टिस वहाँ पे नहीं कर रही थी। तो प्रचुर मतलब इस चीज़ की ज़रूरत तो हम लोग महसूस कर रहे हैं, खासकर जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। और मैंने जो 90 से 2010 के बीच में पेपर देखे, खासकर नवभारत टाइम्स में जितनी आर्टिकल उस समय आर्टिकुलेट हो रही थी, वो इन सवालों के साथ बहुत मजबूती से आर्टिकुलेट की जा रही थी कि ये जो पॉलिटिकल टूल बनने जा रहा है इसको हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। अभी के समय में मैं जैसा देख रहा हूं कि जो पढ़े लिखे तबके के लोग जा रहे हैं बिहार में पंचायतों में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं या नगर निगम में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, वो लोग भी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो इस पॉलिटिकल बेनिफिट को अपने तक कैसे खींच के ला सकते हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट में कैसे कहाँ उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। तो मतलब नई प्रैक्टिसेस क्या होंगी, मतलब इन पॉलिटिकल पावर्स के बीच में, ठीक है, ये वैक्यूम जो है, इस वैक्यूम को भरने के लिए क्या किया जा सकता है? इस वैक्यूम को कैसे भरा जाएगा, ये इतना जटिल प्रश्न है, तो हल्का सा उत्तर नहीं पा सकता। मैं समझ रहा हूँ अभी राजनीति जो है बिहार की जिस तरह से जाति आधारित। ऐसे मैं तुमको एक चीज बताता हूँ और प्रसून एक चीज तुमको बताता हूँ कि सोशल जस्टिस के इस पूरे डायनामिक्स में जेंडर कहीं नहीं है। सोशल जस्टिस का बेनिफिट जिस क्लास को मिल रहा है उसमें फर्स्ट प्रिविलेज मेल है, फीमेल नहीं है, ठीक है। अब धीरे धीरे जो है फीमेल को भी उसका बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उस क्लास के लोग भी अपने कल्चर, खासकर फीमेल जो है अपने कल्चरल क्वेश्चन के साथ सामने आ रही हैं कि कल्चरल पैट्रियार्की से उनको जो लॉस हो रहा है और वो जो पीछे की तरफ जा रही हैं, वो जितने पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पर बड़े सातिर तरीके से वहाँ पे अपना लेख भी आर्टिकुलेट कर रही हैं। वो इस चीज़ को भी आर्टिकुलेट कर रही हैं कि कास्ट पैट्रियार्की क्या होता है, कल्चरल पैट्रियार्की क्या होता है, ठीक है। भले वो मतलब बिहार में बैठ के नहीं हो, दिल्ली मुंबई में बैठ के इस चीज़ को आर्टिकुलेट कर रही हैं, लेकिन वो जो गैप था ना वो धीरे धीरे भर रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक हो गया है, ठीक है। जैसे हम लोग ये 90 के समय में नहीं सोच सकते थे कि कोई ओबीसी या दलित लड़की अपने मेंस्ट्रुएशंस के सवाल पे बात करे, मेंटल हेल्थ पे बात करे, पर वो अब बात कर रही है, ठीक है। तो थोड़े बहुत स्तर पे चीजें हुई हैं, लेकिन उसको बड़ा करना है तो उस प्रैक्टिस में और किस चीजों को शामिल करने की जरूरत है और वो कैसे नए तरीके से सामने आएगा, जिसको हम लोगों ने महसूस किया कि ये कमी है। सोशल जस्टिस एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसकी कमियां बहुत सारी हैं जो हम लोगों ने हमेशा मतलब वर्धा तक महसूस किया। प्रशांत जी, इस बात हम कहना चाहेंगे कि सोशल जस्टिस का जो अप्रोच होगा ना वो हमेशा होलिस्टिक रहेगा और वो हमारे श्रोताओं के लिए कि व्यक्ति अगर जाति के प्रति जस्टिस की भावना रखता है तो निश्चित तौर पर जनता के प्रति भी रखनी पड़ेगी, वर्ग के प्रति भी रखनी पड़ेगी और वो समग्रता से ही कोई भी सामाजिक बात जाति आधारित हो और लिंग आधारित नहीं हो, ये आपस में एक बात है। इस बात को तुरंत देना चाहिए और यही स्थिति है बिहार में। जितना भी डिस्कोर्स आपको सामाजिक दृष्टि से चल रहा है, दूसरे जो मार्जिनल तबके हैं वो शामिल नहीं है, न उसमें शामिल है न उसको गरीब शामिल है, किसी भी जाति के हैं। तो फोकस पुरुष सशक्त करने की बात है। अभी क्या
जो पिछड़ों की बात पिछड़ होती है, उस पिछड़ों के बारे में दलितों के अधिकार की बात नहीं होती और दलितों की सभाओं में अधिकार की बात नहीं होती है। तो वो अपना अपना जो पावर शेयर है उसकी बात करते हैं। इस तरह का तरीका जो है दूरगामी एक गलत असर डालेगा। अगर निश्चित ये रहे कि अगर पिछड़ों की कोई सभा है, अब पहली बात तो पहले पिछड़ों की सभा, यादवों की अपनी अलग सभा है, कुर्मियों की अपनी अलग सभा है, हर जाति की अपनी सभा। ये अपने आप में एक बहुत ही विध्वंसक और समाज को तोड़ने वाली बात, क्योंकि अगर संभावना होती भी है लोगों की, तो ऐसी स्थिति में उनको सब जैसे कांग्रेस, गांधी के समय कांग्रेस तो को स्थान मिल चुका, आप अलग नहीं हो सकते अधिकारों से, तो अलग होकर अलग अलग गुट बनाना, ये गुट जो है हम नहीं समझते हैं। हाँ, लेकिन अगर न्याय के लिए कुछ लोग साथ आए और वो फिर अपने से निचले तबके भी और अपने से ऊपर वाले तबके के लिए भी दोनों से डिमांड रखें कि हम एक जस्टिस का स्थिति पैदा करना चाहते हैं, हम इस सोच से आगे बढ़े, तो इसमें बहुत कुछ देना भी पड़ सकता है। इसमें सिर्फ लेना नहीं, जो लोग हैं दलित में भी देखो तो स्ट्राटा बहुत, दलित में भी बहुत स्ट्राटा है, और उस सिस्टम में जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो वही भेदभाव जगह से जो उनके साथ ये चीज को समझ के इस बारे में जिस तरह से एक जमाना याद होगा जो सोवियत था की किताबें आती थी, तो एक बहुत बड़े पैमाने के समाज तैयार है। तो इस तरह से अगर शिक्षा अगर स्कूल के स्तर पे स्कूल के ही स्तर पे सब पत्रिकाएं हो और उस तरह का लिटरेचर बच्चों को पढ़ा, कहानियों की रूपरेखा उस तरह से जो उस तरह का संस्कृत में दे सके, जो कि जस्टिस के मूल्य को समझ सके, तो एक दूरगामी तरीके से इस पे काम किया जाए तो इससे बन सके। प्रसून के बातचीत से ये हम लोग जो बात कर रहे थे उसमें ये निकल रहा है कि हम लोग को कल्चरल प्रैक्टिस को और अधिक मजबूत करना पड़ेगा, लिखने पढ़ने की जो परंपरा है उसको ज़्यादा स्प्रेड करना पड़ेगा। 90 में सोशल जस्टिस के साथ एक और डिबेट चला जिसमें बिहार पीछे रह गया, वो था इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, तुम इसको कैसे देखते हो कि अगर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है जैसे अदर स्टेट के साथ काम किया, बिहार में उस तरीके से वो काम नहीं किया, अगर उस पूरे सोशल जस्टिस के चक्के में कैपिटल पूंजी को घुसा दिया जाए और एक बड़े तबके को उसमें आर्थिक अपलिफ्टमेंट किया जाए, तो क्या सोशल जस्टिस की जो कमियां हम लोगों ने महसूस की है कि अगर वो समाज को आर्थिक रूप से संपन्न कर दिया जाए तो वो समाज जिसको सोशल जस्टिस का बेनिफिट अब तक नहीं पहुंचा है, क्या कुछ बदलाव वहां देखने को मिलेंगे या फिर नए डायनामिक्स हमारे सामने आ जाएंगे? इस पे तुम अपनी बात करो। नहीं, इसमें जो जैसे इकोनॉमी की बात तुम जो कह रहे हो, वो मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमी अगर आ जाए तो मतलब ये लोग सोशल जस्टिस का वो जो हम लोग बात सोच रहे हैं वो अपलिफ्टमेंट हो जाएगा या पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो और डिस्क्रिमिनेटिव हो जाएंगे, वो और डिस्क्रिमिनेट करेंगे और दूसरे फॉर्म में वो कास्ट या क्लास वो रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। फिर ऐसा होगा कि अपर कास्ट में भी जो कमजोर है या लोअर में भी जो कमजोर है, जैसे अभी हम लोग परसों ने भी बात किया कि जो लोअर कम्युनिटी में दलित ओबीसी में जो मजबूत तबका था, वो अपना वर्चस्व को स्थापित करने के लिए वो किसको शोषित करता है? अपर कास्ट को तो शोषित कर ही नहीं पाता, वो दलित को, अपने से कमजोर तबके को शोषित करता है। तो ये टेंडेंसी कंटिन्यू होगी, ये और मजबूत होगी। कहने का मतलब कि कल्चरल, जैसे मान लो कि कॉन्शसनेस तुम्हारा इकोनॉमी से ऊपर है, कॉन्शसनेस अगर तुम्हारे पास है तो वो तुम इकोनॉमी अचीव कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा वही फोकस करना है कि कल्चरल जो मूवमेंट है उसको बिना मजबूत किए हम नहीं कर सकते।
उसको मजबूत करना है तो गवर्नमेंट का अपना पूरा कैलकुलेशन है, गुनागणित है, वो अपने तरीके से करती है। अब वो पूरी तरह से ग्लोबलाइजेशन के फ्रेमवर्क में है, वो इंपीरियलिज्म के फ्रेमवर्क में है, उस हिसाब से वो उसको जो सुटेबल होगा वो करती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किनका है? उनका है कि जो प्रोग्रेसिव तबका, दलित हो, ओबीसी हो, चाहे अपर कास्ट, जैसे हम लोग 3 आदमी बात कर रहे हैं ना, तो ये भी तो एक औजार ही है, एक टूल है। तो इस तरीके से जो भी प्रोग्रेसिव, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थिंकिंग के लोग हैं, वो यूनाइटेड होके इस तरीके से कल्चरल मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, तेज कर सकते हैं। तो वो क्या होगा कि जो भी स्टेट का जो गड़बड़ियां हैं, प्रॉब्लम्स है, दूसरे बात की कास्ट का जो मठ बना हुआ है, अलग अलग कास्ट का, दलित का अपना है, ओबीसी का अपना है, अपर कास्ट का अपना है, वो भी टूटेंगे। जैसे तुम एक उदाहरण देखो कि जैसे बॉलीवुड में जैसे अनुराग कश्यप और सारे लोग आए, वो सोशल फिल्म में जितना मतलब इन्होंने गंद मचाया था वो कम हुआ। हाँ, वो बात तो सही है कि कल्चरल प्रैक्टिस से चीज़ें मजबूत होंगी और चीज़ों में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ को भी नहीं भूलना चाहिए इस पूरी डिबेट में कि अभी जो पॉलिटिकल पावर्स हैं या जो पॉलिटिकल पावर फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं, वो भी यही जवाब दे रही हैं कि चूंकि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, चूंकि बिहार में रोजगार नहीं है, इसीलिए बिहार में सारी समस्याएं हैं। वो उन समस्याओं को एड्रेस ही नहीं कर रही है या उन समस्याओं को पॉलिटिकल क्वेश्चन ही नहीं बना रही है, जिसके कारण सोसाइटी का रियल डेवलपमेंट जो है या सोशल जस्टिस का जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है वो एस्टेब्लिश होगा। वो अभी भी उसको कैपिटलिस्ट मोड में ही उसका सॉल्यूशन ढूंढ रही है, कल्चरल मोड में उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रही है। तुम ही देखो ना कि जैसे मान लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात हो रही है, करने के लिए सरकार बहुत सारा प्रोग्राम शुरू करे, तो कौन खोलेगा? हम खोलेंगे, तुम खोलोगे, वो पूंजीपति ही खोलेगा ना। आप पूंजीपति कैसे आज के डेट में कैसे संपन्न हुआ है? वही खोलेगा। वो खोलेगा किस लिए? समाज के बदलाव के लिए कि फायदा उठाने के लिए खोलेगा? वो तो सबको उसी तरीके से अपना मतलब जहां फायदा होगा वहां वो काम करेगा उस तरीके से। वो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट जो 1 घंटे की बात हुई है, जो चीज़ पे हम लोग कंक्लूड पे पहुंच रहे हैं, इसमें हम लोग हिस्टोरिकल कुछ चीज़ें छोड़ दिए। सोशल जस्टिस का वर्ड बिहार में सबसे पहली बार जो पहले सीएम हुए थे वो लेके आए थे, और उन्होंने कल्चरल चीज़ों को नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा कि बिहार में इंडस्ट्री सेटअप हम कर देंगे तो बिहार के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। और उन्होंने बिहार में उस समय झारखंड नहीं बटा था, इस बिहार में जो शुगर्स मिल्स थी, कॉटन मिल्स थी या कागज मिल्स वगैरह जो इस्टेब्लिश या बोकारो या कहते हैं बरौनी का जो पूरा चेन इस्टेब्लिश हुआ, वो श्री कृष्ण सिन्हा के समय में इस्टेब्लिश करने की कोशिश थी। और उन्होंने यही सोचा कि इकोनॉमिकल हम अगर बिहार को दे देंगे तो बहुत सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, जो बाद में फिर फेल हुआ और कांग्रेस भी गई और सोशल जस्टिस की चीज़ों को तो मुझे